हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 5 जनवरी के नए न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, उसको लेकर है। सो हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में हमने कल पढ़ा था न्यूज़ में कि गवर्नमेंट ने रिप्लाई कर दिया था जो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन रेज किया था ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर। अ, तो और कल हमने इस पर ये भी पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट पुश करेगी कि जल्दी से जल्दी ये केस लिस्ट हो और सुप्रीम कोर्ट इसकी हियरिंग स्टार्ट करे। रीजन भी क्योंकि इस डिले की वजह से नीट पीजी का जो एडमिशन है वो अभी तक रुका हुआ है। और आपने न्यूज में सुना भी होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं, जूनियर डॉक्टर्स एंड रेजिडेंट डॉक्टर्स, दे आर प्रोटेस्टिंग। सो उसका रीजन यही है कि पीजी के एडमिशन में डिले किया जा रहा है। अब उसी चीज को लेकर हमारे जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, वो पहले 3 जनवरी को चंद्रचूड़ के पास गए, डीवाई चंद्रचूड़ जो कि जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जज हैं। और उन्होंने थोड़ी बात को टाल दिया। उन्होंने बोला कि अभी ये वीक ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ है, और अगर आपको जानना भी है ना, तो जो मास्टर और रोस्टर की पावर है, वो मास्टर और रोस्टर की पावर सीजीआई के पास होती है। सीजीआई बताता है कि कौन सा केस किस बेंच के पास जाएगा, तो आप सीजीआई के पास जाइए। तो सीजीआई के पास गए एनवी रमन्ना। एनवी रमन्ना ने इस पूरे हैक्टिक पूरे शेड्यूल में इन दिस वीक उन्होंने फाइनली एक डे फिक्स कर दिया है, एंड दैट इज टुडे 5 जनवरी। और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस कोटा केस को हेयर करेगा आज। ओके, आज इस पे एडिटोरियल भी है तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन इट्स नॉट अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इट्स अबाउट द ईडब्ल्यू रिजर्वेशन के बारे में। तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी था कि ईडब्ल्यू रिजर्वेशन में गलती मतलब दिक्कत कहां आ रही है लोगों को, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जेक्शन रेज किया, लोगों ने प्ली फाइल क्यों करी, उसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे ईडब्ल्यू रिजर्वेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं। मूविंग फर्दर, सो कल यूनियन होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, उन्होंने कल मीटिंग बुलाई एंड सिचुएशन देखी कि इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है और कैसे इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होनी चाहिए। तो हुआ क्या, जब बिफोर 2000, बिफोर दिस सेंचुरी 1999 तक इंडिया में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब उस समय ज्यादा इंटरनेट था नहीं, ज्यादा बेसिकली जितनी भी काम होती, जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी, तो वो सब फिजिकली होती थी। मतलब आपको फिजिकली आपको कांटेक्ट किया जाता, मॉनिटरी बेसिस पर आपको दी जाती थी। लोग अगर अटैक भी होते थे, टेररिस्ट अटैक भी होते थे, तो वो जम्मू कश्मीर तक लिमिटेड थे और अदर स्टेट्स में नहीं हुआ करते थे। बट धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी आई तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो वही चीज थी कि टेक्नोलॉजी के आने से इंडिया के सिक्योरिटी पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। उसी चीज को लेकर 2001 मतलब आफ्टर द कारगिल वॉर 2001 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई। इंडियन गवर्नमेंट की एक विंग है, आईबी सुना होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक विंग बनाई, एक बॉडी बनाई, एंड द नेम ऑफ द बॉडी इज मल्टी एजेंसी सेंटर। और उस मल्टी एजेंसी सेंटर का सिर्फ इतना ही काम होगा कि जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में, जितनी भी स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के उन स्टेट्स की जितनी भी आपकी इंटेलिजेंस या टेररिस्ट एक्टिविटीज वाली जो इंफॉर्मेशन है, वो डायरेक्टली मल्टी एजेंसी सेंटर के पास ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन देखा जाए तो एमएसी बंद तो गया, मल्टी एजेंसी सेंटर बंद तो गया, बट बहुत सारे स्टेट्स जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि कंपल्शन नहीं है। कोई रूल थोड़ी ना है कि स्टेट को करना ही करना है। अगर स्टेट को लगता है कि भाई हमें नहीं करना, और अगर हम कर देंगे शेयर तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट पे क्वेश्चन ऑब्जेक्शन उठ जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं पॉलिटिक्स में, तो बहुत सारे लोग नहीं करते। वेस्ट बंगाल नहीं करता, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। जम्मू एंड कश्मीर पहले नहीं करता था। बहुत सारे स्टेट्स हैं, केरला के स्टेट्स नहीं करते, केरला की स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती थी। सो उसी चीज को लेकर कल मीटिंग हुई और अमित शाह ने यही अर्ज किया सारे स्टेट्स के डीजीपी से कि भैया आपका काम है, हमने इसीलिए ये सेंटर बनाया है कि आप हमें इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर करो और उस पर हम लोग वर्क कर सकें। सॉरी गाइस, उस पर हम लोग वर्क कर सकें। उसी चीज को लेकर मीटिंग हुई है और उन्होंने अर्ज किया है सारे स्टेट्स की डीजीपी से, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से, कि आप जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लगती है कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये
हार्मफुल है तो आप उसको शेयर करिए टू दी मल्टी एजेंसी सेंटर, जो कि 2001 आफ्टर द कारगिल वॉर बनाया गया था। एंड इट्स अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। रॉ भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, ठीक है, रॉ तक भी करता है, तो स्टेट्स को भी करना चाहिए। मूविंग फर्दर, सो अभी एक बहुत बड़ा इशू अराइज हो गया था अबाउट दी ऐप कॉल्ड बुली बाई। तो अब बुली बाई देखा जाए तो एक ऐप है जिस ऐप में विमेन को, विमेन का, मुस्लिम स्पेशली मुस्लिम विमेन्स का ऑक्शन किया जाता था। और अब जिसका ऑक्शन, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन का ऑक्शन नहीं कर सकते आप, है ना। ऑक्शन किसी नॉन लिविंग थिंग का हो सकता है, किसी लिविंग थिंग, या फिर आप ह्यूमन का तो ऑक्शन नहीं कर सकते आप, दैट इज इलीगल। और अगर ऑक्शन कर रहे हो तो भाई स्लेवरी है, मतलब सिंपल सी बात है, तो आप इसको स्लेव समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं होता, तो आप ऑक्शन नहीं कर सकते, गलत है। तो जो ऐप है, उस ऐप में बहुत सारे विमेन्स को ऑक्शन किया जा रहा था, लेकिन वो देखा जाए तो लोग, जैसे कि आप ऑनलाइन रमी खेलते हो या कुछ भी खेलते हो, पत्ते खेलते हो यार, तो पत्ते आप खेल सकते हो ना, उसे आपका पैसा थोड़ा लगता है। आप रमी खेल सकते हो, आप पोकर खेल सकते हो। हाँ, कुछ पैसे वाले ऐप भी होते हैं, इसमें आपका पैसा लगता है, बट कुछ ऐसे होते हैं डमी होते हैं, मतलब आपके कॉइन्स होते हैं, आपको वर्चुअली कॉइन्स दे दिए जाते हैं, आप कॉइन्स लगाते जाते हो। सो वही चीज था, लेकिन इससे जो वुमेन का ऑक्शन किया जा रहा था, उसमें इमेजेस जो थी वो रियल इमेजेस थी, और बहुत सारी वुमेन्स की जो मॉडेस्टी है वो आउटरीच की जा रही थी। बहुत सारी वुमेन्स को बेसिकली उनको मेंटल, बोल सकते हैं कि भाई उनको मेंटल डिसहार्मनी झेलनी पड़ रही थी। तो ये ऐप बैन था और बहुत कंट्रोवर्शियल था। इसी चीज को लेकर फाइनली वन ऑफ द मेन एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया, जिन्होंने ये ऐप बनाया है या इस ऑक्शन में इनका इन्वॉल्वमेंट था। मूविंग फर्दर, तो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। सो वी मूव फर्दर टुवर्ड्स दी स्टेट न्यूज। लेट्स सी स्टेट न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो फर्स्ट न्यूज, इट्स अबाउट दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से अर्ज किया है कि जो भी पर्सन इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहा है, उसका पहले ही आप उसकी टेस्टिंग करा लो। हुआ क्या, एक एक स्टूडेंट था, यूनाइटेड किंगडम में पढ़ता था, वो 24 दिसंबर को वो बेसिकली यूनाइटेड किंगडम से इंडिया आया। सो इंडिया जब आया तो इंडिया में उसका टेस्टिंग की गई। जब इंडिया में टेस्टिंग की गई तो वो पॉजिटिव पाया गया, और पॉजिटिव पाया गया तो 24 दिसंबर से वो प्राइवेट हॉस्पिटल में है। उसकी मदर ने पिटीशन फाइल करी। उसकी मदर ने बोला कि आप पहले ही अगर आप टेस्टिंग करा लेते तो वो यूनाइटेड किंगडम से आते ही नहीं, और उसको यहां पर प्रॉब्लम झेलनी नहीं पड़ती। वो इवन दो दिल्ली में है, मेरे घर के पास में है, बट मैं जा नहीं सकती उससे मिलने के लिए। सो ये चीज नहीं करनी चाहिए, जिससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती हैं। सो यही दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्ज किया है दिल्ली गवर्नमेंट से कि जो इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं उनका पहले ही प्री टेस्टिंग करा लीजिए। मूविंग फर्दर, सो कल दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑल्सो एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, उन्होंने एक बिल पास किया, एंड द नेम ऑफ द बिल इज दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बिल। एंड बाय दिस बिल इंडिया में टीचर्स को लेकर यूनिवर्सिटी सेटअप की जाएगी दिल्ली में, जिसमें बीए बीएड बीबीए बीएड का प्रोग्राम चलाए जाएंगे। और सिर्फ एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जहां पर टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अभी बीएड होता है बट एक ट्रेनिंग नहीं दी जाती। जैसे आप लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हो, देखो एक आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओ जहां पर बहुत सारे कोर्सेज हो, लॉ का भी कोर्स हो, मैनेजमेंट का भी कोर्स हो, तो वहां पर इतनी लॉ को शायद इंपॉर्टेंस ना मिले, सबको सबको थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है। मगर अगर आप किसी एनएलयू में जाते हो या किसी डेजिग्नेटेड लॉ यूनिवर्सिटी में ही जाते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर आपको सारे लॉ के स्टूडेंट्स मिलेंगे, और ज्यादा उसकी वैल्यू भी, उस यूनिवर्सिटी की ज्यादा वैल्यू भी होगी। कुछ एक्सेप्शनल यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां पर लॉ की वैल्यू भी है और अदर 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 कोर्सेज की वैल्यू होती है। जैसे कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस लॉ सेंटर देख लो, तो वेरी डे अच्छा है, लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लॉ मानते हैं, बीएचयू का लॉ अच्छा है। बट मेजोरिटी जो अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में लॉ के, या लॉ की हम बात करें तो एनएलयूज है, या फिर हम उसकी बात अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो आईआईटीज है। अब आईआईटीज में जाओगे तो आपको सिर्फ आईटी मिलेगा, इंजीनियरिंग से रिलेटेड मिलेगी, साइंस से रिलेटेड ही आपको कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, आपको लॉ नहीं पढ़ाया जाएगा। एक्सेप्ट, हाँ आईटी खड़गपुर एक्सेप्शनल है, बट उसी चीज को लेकर बताया गया कि अगर आप इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी खोलते हो, तो जो वहां से स्टूडेंट्स निकलते हैं, जो वहां से ग्रेजुएट्स निकलते हैं, वो उसी फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं, और टीचर्स को लेकर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो वही चीज बताई गई कि हमने टीचर्स को लेकर एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं इन दी सिटी ऑफ दिल्ली,
यहाँ हमने यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और जहां पर वो सिर्फ टीचर्स की ट्रेनिंग और टीचर्स की पढ़ाई को लेकर ही डेडिकेटेड रहेगी। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स दी स्टेट न्यूज। सो अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अच्छा, ये पढ़ने से पता लग जाएगा कि क्यों। अच्छा, आपको ये तो पता है कि चलो ठीक है, हम बोलते हैं हमेशा से कि एक जब गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने जब अप्रूवल दिया था टू दी बिल कि वुमेन की एज 18 ईयर से 21 ईयर्स कर देनी चाहिए, मैरिजेबल एज, तो लोगों को बहुत लगा था अच्छी अच्छी बात है, क्योंकि इक्वलिटी आ जाएगी। मैन की भी 21 है, वुमेन की भी तो 21 होनी चाहिए, इक्वलिटी आ जाएगी। लेकिन ये न्यूज पढ़ोगे ना तो ये न्यूज से लगेगा कि नहीं, 18 ही सही था। अब उसके उन्हें रीजन बताए हैं, पढ़ के देखना। हुआ क्या, उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाई थी, एक कमीशन बनाया। उन्होंने बोला, कमीशन का सिंपल सा काम था कि आप अभी ये पता करो कि जो अभी मैरिजेबल एज इंक्रीज की जा रही है, अभी हुई नहीं है, इंक्रीज की जाएगी बाय द बिल, जिससे विमेन की जो मैरिजेबल एज है वो 18 से 21 ईयर्स कर दी जाएगी, क्या वो सही है या गलत है। उस चीज को लेकर कमीशन ने रिपोर्ट निकाली, और रिपोर्ट में बताया गया कि आपको मैरिजेबल एज इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। उन्होंने पहला पॉइंट बताया, द रीजन बिहाइंड नॉट टू इंक्रीज ए मैरिजेबल एज, फर्स्ट रीजन इज दे हैव गिवन एज कि अगर हम देखें तो इंडिया में देखा जाए तो सोशियो बिहेवियर चेंज लाने की जरूरत है पेरेंट्स के सामने, पेरेंट्स के माइंडसेट में। आप तब भी नहीं रोक पाओगे। अगर आप 21 ईयर्स कर भी रहे हो ना, तो अभी खुद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई थी, उसमें यह बताया गया था कि अराउंड 1/4 ऑफ दी गर्ल्स की शादी, गर्ल्स की मैरिज 18 के पहले हो जाती है। और इन रियलिटी देखा जाए तो हंड्रेड्स ऑफ केसेस ही फाइल होते हैं चाइल्ड मैरिज के, बट थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ केसेस है जहां पर चाइल्ड मैरिज की जाती है, बट सिर्फ हंड्रेड ही केस फाइल होते हैं। तो आपको एक बिहेवियर चेंज लाना पड़ेगा, आपको एजुकेशन में काम करना पड़ेगा। उन्होंने पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि जैसे कि मान के चलो, अगर अभी देखा जाए तो एक विमेन को हम मेजर कब मान लेते हैं, 18 में, है ना। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, वो भी वुमेन को मेजर 18 के अब मानने लगती है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस होने के लिए एप्लीकेबल है जो बिलो दी 18 हो। पॉक्सो भी बिलो दी 18 के लिए होता है। तो मान के चलो कि अगर 18 से 21 इयर्स के बीच में अगर किसी का सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो उस लेडी को हम कैसे प्रोटेक्शन देंगे। उन्होंने दूसरी ये वाला पॉइंट रेज किया, है ना। उन्होंने सिंपल से वाला पॉइंट रेज किया कि अगर जुवेनाइल जस्टिस है, आपका आपका जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, वो सिर्फ उन बच्चों को मिलता है जिनकी एज 18 या 18 ईयर से कम हो। लेकिन अगर 18 से 21 ईयर्स के बीच में अगर वुमेन के साथ कुछ गलत होता है, उनका सेक्सुअल असॉल्ट होता है, तो फिर आप उनको किस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन देने वाले हो। ये ऑब्जेक्शन उन्होंने रेज किया, है ना। दूसरा, थर्ड जो प्रॉब्लम उन्होंने बताई, पहले की प्रॉब्लम ये थी सोशियो इकोनॉमिक बिहेवियर चेंज लाना पड़ेगा, सोशियो बिहेवियर चेंज लाना पड़ेगा। थर्ड जो प्रॉब्लम उन्होंने बताई, उन्होंने ये बोली कि देखो, अभी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की अगर हम बात करें तो कंसेंट बिलो दी 18 नहीं मानी जाती, इवन दो वो कंसेंट दे रही हो फ्री माइंड से, नहीं मानी जाती। अब दी 18 अगर वो कंसेंट दे रही है तो आप उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो, ठीक है, अगर कंसेंट है दोनों पार्टीज की। तो अब खुद सोचो, अगर बिलो दी 18 अगर आप सेक्सुअल असॉल्ट करते हो तो आपके ऊपर, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो इवन दो उसने कंसेंट दी, तो आपके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का केस लग जाएगा। लेकिन व्हाट हैपन अगर आप 18 ईयर्स के बाद किसी लेडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो और कंसेंट के साथ की गई, तो आप तो फ्री हो, लेकिन जो लेडी है, अब लेडी गॉट प्रेग्नेंट, तो फिर देखा जाए तो अनवेडिड मदर्स की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए ओके, सो बिकॉज ऑफ दी थ्री रीजन, उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो पैनल कमीशन बनाई थी अबाउट दी के मैरिजेबल एज इंक्रीज करनी चाहिए वुमेन की कि नहीं, उन्होंने ये 3 पॉइंट दिए काउंटर करने के लिए कि मैरिजेबल एज को इंक्रीज नहीं करना है। मूविंग फर्दर, सो अभी हमने न्यूज पढ़ी थी कि हेल्थ इंडेक्स आया था, नीति आयोग ने पब्लिश किया था, और उसमें बताया गया था कि स्टेट में जो हेल्थ है वो अच्छी है, और रैंकिंग दी गई थी। तो बताया गया कि जो टॉप 19 स्टेट्स हैं, उन जो बिग 19 स्टेट्स हैं, उन बिग 19 स्टेट्स में राजस्थान की रैंक 16 थी, वहां की हेल्थ फैसिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए। तो वहां के एनजीओस हैं, तो उन्होंने बहुत कंसर्न रेज किया।
कम्युनिटी सेंटर्स वहां बहुत कंसर्न रेज किया कि राजस्थान में हेल्थ फैसिलिटीज इतनी डिग्रेडिंग क्यों है, उनको और अपग्रेड करने की जरूरत है, उसी को लेकर है। मूविंग फर्दर अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, सो फाइनली डैम सेफ्टी एक्ट को मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया बाय द डीएमके गवर्नमेंट। अब डैम सेफ्टी क्या था, डैम सेफ्टी एक्ट जो था उसके अंदर दो बॉडी बनाई जाएगी, दोनों दोनों बॉडी जो है वो नेशनल लेवल की बॉडी होंगी, मतलब सेंट्रल बॉडी होंगी। एक बॉडी का काम होगा कि डैम सेफ्टी को लेकर रिकमेंडेशन दें, और दूसरी बॉडी का काम होगा जो रिकमेंडेशन मिली है फ्रॉम द फर्स्ट बॉडी उसको इंप्लीमेंट किया जाए। और डैम्स की जब बात करें तो डैम्स जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं, है ना, इवन दो चाहे वो क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट में आते हैं। जैसे कि अब मुल्ला पेरियार डैम है, तो मुल्ला पेरियार डैम क्या है, देखा जाए डिस्प्यूटेड डैम है, क्योंकि है तो वो केरला 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 की टेरिटरी में, बट उसको गवर्न कौन करेगा, तमिलनाडु, बिकॉज ऑफ दी ब्रिटिश एरा में लीज जो दी गई थी उसकी वजह से। तो इन डैम्स को मद्देनजर रखते हुए, डैम्स की सेफ्टी को देखते हुए, कहीं नेचुरल हजार्डस ना हो जाए, कहीं क्लैमिटी ना हो जाए, तो उसी चीज को दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ने डैम सेफ्टी बिल बनाया था कि डैम्स को लेकर हम लोग ये काम करने वाले, दो बॉडी बनाएंगे। लेकिन डीएम की गवर्नमेंट का सिंपल सा आंसर है, उन्होंने बोला कि अगर ये बिल पास होता है तो डैम जो है वो डैम के जितने भी फंक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, तो ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है। और अगर ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है तो ऑब्वियसली बात है तो ये स्टेट लिस्ट में है, तो ये सेंटर के लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर है। ये चीज उन्होंने बताई और अभी चैलेंज किया कि हाईकोर्ट में। लेट्स सी हाईकोर्ट क्या बोलता है इस चीज पे। मूविंग फर्दर, अच्छा एक चीज पढ़ लेना कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। तो अगर आप केरला का मैप, इंडिया का मैप देखोगे ना, तो इंडिया का मैप ऐसा है और ये है केरला, ठीक है, ये केरला है, ठीक है। तो यहां पर है त्रिवेंद्रपुरम, सबसे सदर्न पार्ट जो होता है ना वो आपका केरला की कैपिटल है त्रिवेंद्रम है। एंड जो नॉर्दर्न मेजर डिस्ट्रिक्ट जो है वो त्रिवेंद्रम है केरला का। एंड जो नॉर्थ केरला का सबसे मेजर डिस्ट्रिक्ट है वो कासरगोड है। तो अब वही चीज है, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, इट्स अ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जो कनेक्ट करेगा त्रिवेंद्रम टू कासरगोड, ठीक है। अब हुआ ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो केरला में हमेशा से लेफ्ट गवर्नमेंट ने रूल किया है, हमेशा लेफ्ट पार्टी से रूल किया, और लेफ्ट पार्टी जो होती है वो थोड़ी सोशली होती है, मतलब वो ज्यादा हम बोल सके तो वो ज्यादा डेवलपमेंट फोकस नहीं करती, वो सोशलिज्म पे ज्यादा बिलीव करती हैं, कम्युनलिज्म पे ज्यादा बिलीव करती हैं, मतलब कम्युनिटी में सबका वेलफेयर होना चाहिए और एनवायरनमेंट पे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जैसा है वैसे का वैसी चीज रहनी चाहिए। तो लेकिन ये मेजर प्रोजेक्ट है बाय एनी लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ केरला। और द प्रॉब्लम इज कि इस प्रोजेक्ट के साथ जो आ रही है, क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन होगा, क्योंकि देखा जाए तो इन जब त्रिवेंद्रम से आप कासरगोड, मतलब नॉर्थ टू नॉर्थ जोड़ रहे हो, साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ जोड़ रहे हो, तो बहुत सारे ट्रीज है, और केरला इज रिच ऑफ आपका रिच ऑफ इकोसिस्टम या एटमोस्फियर बोल सकते हैं हम, ठीक है। और वही चीज बताई गई कि बहुत सारे ट्रीज को कट डाउन किया जाएगा और बहुत सारे प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी बीच में आएंगे, उन प्राइवेट प्रॉपर्टीज को एक्वायर करना वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। और तीसरा जो मेजर कंसर्न वो ये है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट जो अभी तक पास भी नहीं हुआ, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का जो डेट दी गई कि ये कंप्लीट हो जाएगा बाय द ईयर ऑफ 2025, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि लेबर वाला काम है, आपको ट्रीज को कट डाउन करना पड़ेगा, अगर पहाड़ आ गए तो पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए तो बताया गया कि यही कि ये देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट है, इसको आपको पहले तो एक्सटेंड करना पड़ेगा बाई सम 4 to 5 years मोर, देन उसके बाद अभी इसके साथ प्रॉब्लम जो आ रही है, जो प्राइवेट पर्सन है उनकी प्रॉपर्टी अक्वायर भी करना है, तो वो प्रॉब्लम्स आएंगी, और इन्वायरमेंट जो खराब होगा उस एनवायरमेंट को कैसे कंपनसेट किया जाए उसको लेकर भी गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, यही चीज बताई गई। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज, सो अगेन मद्रास हाईकोर्ट का जो मदुरई बेंच है उसने सिंपल सी बात बोली कि गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था कि स्पाज एंड मसाज पार्लर्स में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे, वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से जो कि 2017 में आया था, जस्टिस पट्टुसामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। तो अगर आप स्पा और मसाज पार्लर में सीसीटीवी कैमरास लगवा रहे हो, कंपलसरी करवा रहे हो, तो उस पर्सन का जो रिलैक्स टाइम है, राइट टू रिलैक्स, वो ब्रीच होगा, उसकी प्राइवेसी ब्रीच होगी। तो देखो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो वही मद्रास हाईकोर्ट ने एक ऑब्जेक्शन रेज किया अबाउट द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, जिसमें बोला गया था
कि मसाज पार्लर्स और आपके स्पास में सीसीटीवी कैमरास लगे होने चाहिए। मूविंग फर्दर, सो आज के हम एडिटोरियल की बात करें तो आज हमारे 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, द हिंट ऑफ अ वन नेशन वन एनजीओ रिजीम, इसको अपन पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। और दिस एडिटोरियल समथिंग अबाउट कि अभी जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जो करवाना एनजीओ के लिए कंपलसरी हो गया था, उसके अमेंडमेंट का क्रिटिसिज्म। तो सिर्फ हमें उतना ही पढ़ना है कि अमेंडमेंट क्या बोलता है। पहली बात तो अमेंडमेंट क्यों आया, जरूरत क्या थी अमेंडमेंट आने की, वो पढ़ने वाले हैं। दूसरा, अमेंडमेंट क्या है, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अमेंडमेंट की प्रॉब्लम्स क्या है, द क्रिटिसिज्म ऑफ द अमेंडमेंट। तो 3 चीजें हम लोग पढ़ेंगे बस। हम लोग बाकी पूरा एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 3 चीजें हमें पढ़ने की जरूरत है, 3 चीजें समझने की जरूरत है। वो बाय देयर इज अ नीड ऑफ एन अमेंडमेंट, एफसीआरए अमेंडमेंट 2020 क्यों जरूरत है, क्यों आया। दूसरा, अमेंडमेंट क्या बोलता है, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ अमेंडमेंट, क्या प्रॉब्लम है अमेंडमेंट के साथ, ये चीज। एंड सेम गोज विद दिस इशू, इट्स अबाउट द इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स, तो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। तो हमें न्यूज पढ़नी है ना, मतलब न्यूज के साथ हमें इंफॉर्मेशन गेन करनी है। हमें हमें ओपिनियन हम खुद जनरेट करेंगे। अगर आपको देखो, ऑब्वियसली बात है, अगर आपको ये पता हो कि वाई देयर इज अ नीड ऑफ दिस लॉ, आपको ये पता है कि लॉ क्या बोलता है, तो आप ऑलरेडी किसी से क्रिटिसिज्म ढूंढ लोगे। तो क्रिटिसिज्म है क्या, क्रिटिसिज्म ही तो ओपिनियन बनता है, दैट्स ओनली ओपिनियन। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों चीज हो सकती हैं, लेकिन हाँ जो एफसीआरई से रिलेटेड जो एडिटोरियल लिखा गया है पूरा नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव बताया जा रहा है कि ये नेगेटिव, ये बेसिकली गलत है, ये एनजीओस के लिए ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज या प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये अमेंडमेंट। चलो, तो फर्स्ट वी डिस्कस द मेन वन, द हिंट ऑफ वन नेशन एंड वन एनजीओ। लेट्स सी, देखो, जब हम बात करते हैं तो एफसीआरए एक एक्ट है, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 में आया था, जिसमें सिंपल सी बात थी, एंड दिस एक्ट विल रेगुलेट कि अगर कोई पर्सन, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट फर्म फॉरेन रेमिटेंस या फॉरेन फंड्स लेता है तो उसके लिए ये एक्ट रेगुलेट करेगा। एक लॉ था जो कि लॉ बना। फिर 2010 में अमेंडमेंट आया एफसीआरए के अंदर। पहले सिर्फ एनजीओ एग्जेम्प्टेड थे, कोई भी एनजीओ में पैसा डाल सकता था। और देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज भी जो होती है ना, वो एनजीओ की कैटेगरी में आती है ना, या एनपीओ के कैटेगरीज में आती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरीज में आती हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज में भी बहुत सारा पॉलिटिकल फॉरेन फंड दिया जाता था उनकी कैंपेनिंग के लिए। तो 2010 में अमेंडमेंट आया, और 2010 में जितने भी एनजीओस हैं, जितने भी एनपीओस हैं, जितने भी एंटिटीज हैं, उन सबको अगर फॉरेन फंड एक्वायर करना है या लेना है तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत थी, ये आ गया था। एंड फिर उसके बाद ये चीजें चलती गई, और 2020 में एक और अमेंडमेंट आ गया। बट बिफोर दी 2020 हम लोग अमेंडमेंट को पढ़े, और अमेंडमेंट की क्या जरूरत थी, लाने की क्या जरूरत थी, पहले जो ऑथर ने समझाने की कोशिश करी वो हम समझ लेते हैं। ऑथर ने सिंपल सी बात बोली कि अगर हम बात करें तो अराउंड 2011 से कम जितने भी, कम से कम अराउंड कम से कम अराउंड 20,675 एनजीओस के जो रजिस्ट्रेशन है या जो अप्रूवल है अंडर दी एफसीआरए, वो कैंसिल कर दिए गए, या उन्होंने परमिशन ग्रांट नहीं हुई। और ये 2011 से बता रहा हूं, लेकिन उसका 80%, अगर हम टोटल देखें 20,000 का जो 80% है, तो 80% ऑफ द एनजीओस के जो कैंसिल हुए हैं वो इस गवर्नमेंट के रिजीम में हुए, 2014 के बाद हुए हैं। ये बताने की कोशिश करी। नाउ विल अंडरस्टैंड कि ये अमेंडमेंट लाने की जरूरत क्या थी। तो पहला पॉइंट जो ऑथर का कहना है, उन्होंने बोला कि बहुत सारे जो एनजीओस थे या बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स से जो पब्लिकली काम करते थे, वो लोग बेसिकली कंप्लाइंस दिखाते थे, और कंप्लाइंस दिखाते थे कि हमें ये फंड्स की जरूरत है। और एनुअल रिटर्न जो होता था, मतलब अगर आप कोई कंपनी चलाते हो तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता था कि भाई आपको बताना पड़ेगा ना कि आपने पैसा कहां कहां खर्च किया, है ना। तो एनजीओस एग्जेम्प्टेड थे, और एनजीओस नहीं बताते थे कि हमने पैसा कहां खर्च किया, तो जिससे ये पता लगता था कि एनजीओस कहीं पैसे का मिसयूज तो नहीं कर रहे, इसीलिए अमेंडमेंट लाने की जरूरत थी। दूसरा, उन्होंने बताया कि बहुत सारे फंड्स मिलते जरूर थे एनजीओस को,
बट बहुत सारा फंड जो था ना, मेजोरिटी ऑफ द फंड अनयूटिलाइज था, यूटिलाइज नहीं किया जाता जिस पर्पज के लिए फंड भेजा गया। जैसे कि एनजीओ को भेजा गया कि भाई 10,000 करोड़ रुपए कि आप स्कूल एजुकेशन को लेकर काम करिए, और उसका शायद 50% ऑफ द फंड यूटिलाइज ना हुआ हो, तो इसलिए लाया गया। और एक और जो रीजन यहां पर ऑथर ने देने की कोशिश करी है, ये बताया कि थोड़ा सा सस्पिशियस था फॉरेन फंड, क्योंकि अगर हम बात करें तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो डबल हो गया 2010 से 2019 में। 2010 में किसी एनजीओ को अगर 1 करोड़ रुपए मिलते थे, 2019 में उसको 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो सस्पिशियस था कितना फॉरेन फंड भेज कौन रहा है और किस पर्पस के लिए भेज रहा है, इसलिए अमेंडमेंट लाने की जरूरत थी। अब अमेंडमेंट बोलता क्या है? अमेंडमेंट से सिंपल सी बात, अमेंडमेंट बोलता है कि आप किसी भी फॉरेन फंड को किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो मतलब दिस अमेंडमेंट प्रोहिबिट द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन फंड रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू एनी अदर इंडिविजुअल और एसोसिएशन। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, और सर ने ये बताया कैसे। अब ये पहला अमेंडमेंट समझ लेते हैं क्या। जैसे कि आपको किसी किसी एक पर्सन जो कि यूएस में काम कर रहा है, उसने इंडिया में एक एनजीओ लेके चलते हैं, आपकी मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उसको 10 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए डोनेट। अब वो 10 करोड़ रुपए मिशनरीज ऑफ चैरिटी यूज करेगी, लेकिन वो 10 करोड़ रुपए किसी और एनजीओ को ट्रांसफर नहीं कर सकती, या किसी और पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकती। वो फंड वो खुद यूटिलाइज करेगी, अपनी सब्सिडरी को भी ट्रांसफर नहीं करने देगी वो। पहला चीज जो अमेंडमेंट में आया गया। दूसरा जो अमेंडमेंट में एफसीआरए अमेंडमेंट में बात की गई, वो ये बोला गया कि अगर किसी को एफसीआरए लेना है, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना है, तो उस एनजीओ को एक डेजिग्नेटेड स्टेट बैंक में, जो कि न्यू दिल्ली में हो, उसकी ब्रांच में अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा। सिंपल सा काम, ठीक है, जो कि न्यू दिल्ली में खुलेगा। न्यू दिल्ली की ब्रांच जो है स्टेट बैंक की, उसमें डेजिग्नेटेड ब्रांच में आपको खुलेगा आपका एफसीआर अकाउंट, और उस अकाउंट के थ्रू आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तीसरा जो आया कि बैंक जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, जितना भी एनजीओ को पैसा मिला है थ्रू अ फॉरेन, ठीक है। फॉरेन फंड जितना ही पैसा मिला है एनजीओ को, वो बैंक की ड्यूटी हो जाएगी, बैंक का ऑब्लिगेशन हो जाएगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज को शेयर करे। तीसरी चीज, एंड द फोर्थ द थिंग इज कि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है अगर आपको फॉरेन फंड्स या फॉरेन रेमिटेंस चाहिए तो। फिफ्थ, कि अब जो पहले क्या था, पहले एनजीओ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर था 50% था, मतलब 50% ऑफ द अमाउंट जो है एनजीओ वो एडमिनिस्ट्रेटिव पे खर्च कर सकते थे, एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च कर सकते थे। बाय दिस अमेंडमेंट उन्होंने 50% से डाउन करके 20% ला दिया कि अब एनजीओ सिर्फ 20% ही पैसा खर्च करेंगी ऑन दी एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्रिटिसिज्म क्या है ये जान लो। द क्रिटिसिज्म इज, पहली चीज कि ये आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अब आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शन का मतलब हम समझे, तो आर्बिट्री रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि आपने सिर्फ एनजीओ पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया, आपने पॉलिटिकल पार्टीज पे क्यों नहीं लगाया? आपको पॉलिटिकल पार्टीज पे भी लगाना चाहिए था। दूसरा उन्होंने बताया कि देखा जाए तो अब जो रिसिपेंट्स हैं, जैसे मिशनरीज ऑफ चैरिटी को फंड मिला, तो वो किसी और अगर सब्सिडरी या फिर किसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन को फंड अगर ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो जो कि टोटली डिपेंडेंट है उस बिग ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, तो वो कैसे काम करेगा? तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन तो बंद ही हो जाएंगे जो कि बहुत रिमोट एरिया में है, काम कर रहे हैं। तीसरा क्रिटिसिज्म जो ऑथर का कहना है, और बोला गया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रिटिसिज्म है वो यही है कि आपने दिल्ली में बोला कि दिल्ली के डेजिग्नेटेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में आपको अकाउंट खुलवाना है। गुड, खुलवाइए, लेकिन आप दिल्ली में ही क्यों कर रहे हो? दिल्ली के बाहर अगर किसी एनजीओ को काम करना है, तो अगर उसको फंड निकालना है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको ब्रांच जाना पड़ेगा, फिर ब्रांच से पैसे ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक वाली चीजें आ जाएंगी। तो दिल्ली के बाहर बहुत सारे एनजीओ काम ही नहीं कर सकते जो पैसे से रिलेटेड है। ये चीज यहां पर ऑथर ने क्वेश्चन रेज किया, ये तीन चीजें बताई। और सबसे मेन जो पॉइंट पे ऑथर ने ऑब्जेक्शन रेज किया ना, वो ये इस पे किया है कि आप एनजीओ को क्यों रोक रहे हो कि वो दूसरे एनजीओ को पैसा दे, क्यों रोक रहे हो आप उनको? ठीक है, ये चीज बताई गई। नेक्स्ट एडिटोरियल जो हमारा है इंपॉर्टेंट वन, दैट इज अबाउट द इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स। तो उसको लेकर
ऑथर का सिंपल सा कहना है इसमें, जो अपन ओवरव्यू लेंगे इसका, सिंपल सा ये कहना है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन रेज किया था 10% रिजर्वेशन को लेकर, क्यों किया पहले अपन वो समझ लेते हैं। सो अगर हम बात करें तो द रीजन बिहाइंड द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ईडब्ल्यू रिजर्वेशन इज दैट ईडब्ल्यू रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे दिया गया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि आप रिजर्वेशन दीजिए बट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस होना भी चाहिए। तो आप सिर्फ ओनली ऑन दी बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया दे रहे हो रिजर्वेशन, जो कि गलत है। और ऑथर का यही कहना है कि सेंटर ने जो रिप्लाई दिया कि 8 लाख जो इनकम क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सही है, वो सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। तो जो रिस्पॉन्स जो है वो इनएडिक्वेट है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स देना चाहिए। और ऑथर ने एक और चीज जो रेज करी वो ये बताया कि प्रॉब्लम क्या है इस रिजर्वेशन के साथ। तो पहली प्रॉब्लम जो ऑथर ने बताई वो ये है कि डेटा नहीं है। आप रिजर्वेशन दीजिए, हम मना नहीं कर रहे। आप ओबीसी को रिजर्वेशन देते हो, आप एससी को रिजर्वेशन देते हो, आप एसटी को रिजर्वेशन देते हो, आप पीडब्ल्यूडी को रिजर्वेशन देते हो, लेकिन हमारा डेटा होता है ना, आपको पता होता है भाई कितने एससीज हैं, कितने एसटीज हैं, कितने ओबीसीज हैं। लेकिन आपको यह पता है कि कितने ऐसे ग्रुप है या ऐसे सोशली एंड कैसे कौन ऐसे इकोनॉमिकली बैकवर्ड है जिनको ईडब्ल्यू रिजर्वेशन की जरूरत है। आपके पास डेटा है ही नहीं, तो विदाउट एनी डेटा आप कैसे बता सकते हो कि 10% रिजर्वेशन देना है। हो सकता है भाई 5% की जरूरत हो सकता है भाई 20% की जरूरत हो, कुछ भी हो सकता है। तो डेटा होना चाहिए, उस डेटा के बेस पर आपको फिक्स करना चाहिए था परसेंटेज ऑफ द रिजर्वेशन। पहली प्रॉब्लम जो उन्होंने बताई। दूसरा जो ऑप्शन रेज किया वो बताया गया कि देखा जाए तो एक सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और उसमें बोला गया था कि कुछ भी हो जाए 50% से ज्यादा रिजर्वेशन ब्रीच नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस एक्सेप्शनल केस हो। और ईडब्ल्यू रिजर्वेशन जो है उसके आने से 50% का जो रिजर्वेशन की लिमिट थी वो एक्सीड हो रही है, ब्रीच हो रही है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहां पर ऑथर ने बताने की कोशिश करी प्रॉब्लम जो है वो है आर्बिट्री क्राइटेरिया। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने 8 लाख रुपीज तो फिक्स कर दिया, 8 लाख रुपीज से कम होना चाहिए। बट दी प्रॉब्लम इज हर स्टेट का अपना अलग अलग पर कैपिटा इनकम है। गोवा में आप जाओगे तो गोवा में पर कैपिटा इनकम 4 लाख पर एनम है, वहीं बिहार में जाओगे तो 40,000 पर एनम है। तो आप कैसे 40,000 और 4 लाख वाले पर्सन को इक्वेट कर सकते हो और बोल सकते हो उसके लिए एक ही क्राइटेरिया डाल सकते हो 8 लाख वाला, है ना? तो ये चीज ऑथर ने ऑब्जेक्शन रेज किया। बिकॉज ऑफ थ्री प्रॉब्लम्स ऑथर का कहना है कि ईडब्ल्यू रिजर्वेशन को लेकर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को सही तरीके से आंसर देने की जरूरत है। सो नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड आई रिकमेंड कि आप ये खुद पढ़िए, एंड इट्स अबाउट कि जो रुत भरोसा स्कीम है ऑफ द सेंट्रल ऑफ द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, जो 13,000 रुपीज तक का कैश इंसेंटिव देगी टू द फार्मर्स ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन, उसको लेकर है। और जो को कंपेयर किया जा रहा है प्रधानमंत्री सम्मान निधि से, है ना, जो कि 6,000 मिलते हैं पर एनम हर फार्मर्स को, ठीक है। उसको लेकर बताया गया कि कैसे बहुत सारे फार्मर्स को पैसा नहीं दिया जा रहा अंडर दी रुत भरोसा स्कीम। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को अपना ही जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर एक्सेप्ट करना चाहिए जो उन्होंने पेंशन के समय प्रोसीजर बनाया था, वही मॉडल लेके आए आपकी रुत भरोसा स्कीम में। तब जाके जो बहुत सारे जो फार्मर्स हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, इवन तो बेनिफिशियरीज भी हैं, उनका जो फंड है वो उनको मिल जाए। मूविंग फर्दर ऑन द स्टेट न्यूज, ऑन द नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, फाइनली श्रीलंका की कैबिनेट ने क्लियरेंस दे दी है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट ऑयल टैंक डील को फुलफिल करेंगी। मतलब ऑयल टैंक डील साथ में मिलकर श्रीलंका और गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट बनाने वाली है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, एक पिटीशन फाइल की गई बाय द CJAR, अंदर फुल फॉर्म CJAR इज बेसिकली आपका कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म। सो हुआ क्या, 2017 में केस फाइल हुआ था और उस प्ली में ये फाइल किया था मतलब जो आपका CJAR है, ये बॉडी है, उसने उसने प्ली फाइल करी थी। प्ली में ये बोला था कि एलिगेशन लगाया था उन्होंने बेसिकली बहुत सारे जजेस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, कि उन्होंने पैसा लिया है और उस पैसे के चलते उन्होंने बहुत सारे जजमेंट जो हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के फेवर में दिए हैं। पैसा लिया, करप्शन का चार्ज लगा दिए थे, सीधे सीधे इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी ऑफ द जजेस पे क्वेश्चन किया था। उस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉडी के ऊपर 25 लाख का फाइन लगा दिया। और अभी जो प्ली फाइल की गई वो प्ली इसीलिए फाइल की गई कि CJAR का कहना है, मतलब कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स,
उसका सिंपल सा कहना है कि हमने जो पैसा दिया था 25 लाख रुपए, उसको फाइन कंसीडर ना किया जाए, उसको बल्कि डोनेशन डोनेशन ट्रीट किया जाए टू दी लॉयर्स बॉडी। मतलब बार काउंसिल को हमने जो 25 लाख रुपए दिए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसको डोनेशन माना जाए, ना कि फाइन। लेकिन गलत है, क्योंकि डोनेशन आप फ्री विल से देते हो। अगर आपको कोई बोल रहा है पैसा देने के लिए, दैट्स नॉट डोनेशन, दैट्स अ फाइन। पहली रिजेक्ट हो जाएगा। मूविंग फर्दर, सो अभी मणिपुर और त्रिपुरा में इलेक्शन आने वाले हैं इसी साल। उस चीज़ को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कैंपेनिंग करना स्टार्ट कर दी उन्होंने। और उनका यही कहना है कि नॉर्थ ईस्ट में अभी ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो पहले पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इग्नोर किया है नॉर्थ ईस्ट रीजन को, लेकिन हमारी गवर्नमेंट नहीं करेगी इग्नोर। उनका सिंपल से कहना है कि भाई जहां आप ऑथर का यहाँ पर जो कार्टून जो है, कार्टून की वजह से मैंने ये न्यूज़ बोला था, क्योंकि एक जगह जहां पर आप नॉर्थ ईस्ट में आप आसपा लगवा रहे हो, और वहीं आप बोल रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें अभी ग्रोथ करने की जरूरत है। मूविंग फर्दर, सो अभी देखा जाए तो इंडिया में भी कोविड-19 केसेस बहुत निकले हैं। अराउंड 37,000 तो दिया हुआ है, बट इन रियलिटी अराउंड 50,000 ब्रीच कर गए हैं टोटल केसेस। ये तो सिर्फ बताया गया कि 8 बजे तक होगा रात का, बट पूरा जो 20 मैंने पढ़ा था फोन में, सो इट्स अराउंड 50,000 केसेस इन अ सिंगल डे। तो हाईएस्ट केसेस निकले हैं इन इंडिया राइट नाउ। ठीक है। और बताया गया कि बहुत सारे स्टेट्स ने रिस्ट्रिक्शंस इशू कर दिए हैं। जैसे यूपी ने बोल दिया कि अब जो कर्फ्यू है वो 10 to 6 होगा। मूविंग फर्दर, सो फाइनली NTAGI, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, उन्होंने बोला है कि स्टेट्स गवर्नमेंट अब फील्ड हॉस्पिटल्स को बनाना सेटअप करते हैं, मतलब टेम्पररी हॉस्पिटल जिन्होंने सेकंड वेव के समय बनाई थी, क्योंकि दिस कैन बी द थर्ड वेव। मूविंग फर्दर ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो जी जिनपिंग, उन्होंने अप्रूवल दे दिया है, ऑर्डर इशू किया है कि पीएलए आर्मी की कॉम्बैट ट्रेनिंग होनी चाहिए। है ना, ये बोला उन्होंने, कॉम्बैट ट्रेनिंग की जरूरत है। और स्पेशली इन दी लद्दाख रीजन में जो ह्यूमिलिटी झेलनी पड़ी थी पीएलए आर्मी को, वो ह्यूमिलिटी ना झेलनी पड़े बाय द इंडियन आर्मी, ये चीज इसके लिए उन्होंने अब बोला है कि ट्रेनिंग के साथ साथ आप कॉम्बैट ट्रेनिंग भी देना स्टार्ट करिए। मूविंग फर्दर ऑन दी बिजनेस न्यूज, एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो एप्पल बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड विथ $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू। ओके, सो एप्पल के कम से कम $3 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट वैल्यू है। ओके, फर्स्ट कंपनी बन चुकी है जिसकी $3 ट्रिलियन के ऊपर वैल्यू है, स्टॉक वैल्यू है। सो राइट इट डाउन, आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। बाकी स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।